हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, शेड्यूलिंग इन क्लाउड। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, किसके बारे में, शेड्यूलिंग के बारे में। एक्चुअल में शेड्यूलिंग पढ़ना क्यों है एंड इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, एंड यदि हम शेड्यूलिंग कंसेप्ट वहां पर यूज नहीं करेंगे तो हमें किस टाइप्स के चैलेंज वहां पर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। आई होप आपको वहां तक सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज हम देखने वाले हैं एक्चुअल में डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग की, कौन कौन सी आपकी डिफरेंट टाइप शेड्यूलिंग हो सकती है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे स्टैटिक हो गया, डायनेमिक हो गया, जॉब बेस हो गया, टास्क बेस हो गया, डिफरेंट टाइप की शेड्यूलिंग के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। अगर फिर से यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई एक्चुअल में शेड्यूलिंग कंसेप्ट हम किस लिए यूज करते हैं, तो शेड्यूलिंग कंसेप्ट हम बेसिकली यूज करते हैं जिससे हम अपनी जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज कर सकें, जिससे डिफरेंट यूजर सभी रिसोर्सेज को यूज कर पाए एंड उनको ठीक से अपने अनुसार कैसे कि उनको यूटिलाइज कर पाए। इसका फायदा क्या होगा एक्चुअल में, यदि हम शेड्यूलिंग कंसेप्ट यूज करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लोड बैलेंसिंग की। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोड बैलेंसिंग। यानी शेड्यूलिंग के थ्रू क्या है, हम लोड बैलेंसिंग की प्रॉब्लम कर सकते हैं, वहां पर रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, यहां पर हम अपनी परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यदि हम शेड्यूलिंग करेंगे तो हम ठीक से यूज करते हैं। परफॉर्मेंस किस तरीके से ऑप्टिमाइज होगी, यानी कि जब यूजर एंड क्लाउड के बीच में डेटा का ट्रांसफर की स्पीड क्या होगी, काफी ज्यादा अच्छी होगी, तो वहां पर यूजर एक्सपीरियंस भी क्या होगा, अच्छा होगा। इसमें क्या है, वहां पर अपने परफॉर्मेंस को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने वहां पर शेड्यूलिंग कंसेप्ट आपने वहां पर यूज नहीं किया, इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर में इस तरीके से सिनेरियो आप समझ सकते हैं कि भाई आपके पास डिफरेंट सर्वर लगे हुए होंगे। यदि डिफरेंट सर्वर्स में से केवल एक ही सर्वर के ऊपर क्या जाएगा, लोड जाएगा, तो उस समय क्या हो सकता है, आपका सर्वर क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। आप कुछ इस तरीके से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का यूज करेंगे जिससे जितने भी यूजर हैं, सभी यूजर की रिक्वेस्ट एक सर्वर पर ना जाकर जो आपके डिफरेंट सर्वर लगे हुए सभी के ऊपर जाए, जिससे क्या होगा, आपका कोई भी सर्वर वहां पर क्या हो, फेल ना हो पाए। एंड कोस्ट रिडक्शन, ठीक है, कोस्ट को कम करने के लिए भी एक्चुअल में किसका यूज करते हैं, शेड्यूलिंग कंसेप्ट का यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि शेड्यूलिंग को हम कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तो मेनली हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। कितनी कैटेगरी के, थ्री कैटेगरी के अंदर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। मेनली कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे भैया, तीन कैटेगरी के अंदर हम इसे डिवाइड करेंगे। कितनी कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में हम इसे डिवाइड करेंगे। चलिए, कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे भाई, तीन कैटेगरी में हम इसे डिवाइड करेंगे। चलिए, तो सर फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होगी, फर्स्ट कैटेगरी सुन लीजिए भाई। फर्स्ट कैटेगरी को हम बोलेंगे, फर्स्ट कैटेगरी को बोलेंगे हम टास्क शेड्यूलिंग। क्या बोलेंगे, टास्क शेड्यूलिंग। अब सेकंड, सेकंड को हम बोलेंगे भाई जॉब शेड्यूलिंग। क्या बोलेंगे, जॉब शेड्यूलिंग। एंड थर्ड को क्या बोलेंगे, थर्ड को क्या बोलेंगे भाई हम, वर्क फ्लो। क्या बोलेंगे, वर्क फ्लो बेस्ड शेड्यूलिंग। अब चलिए इन तीनों के नाम लिख लेते हैं। अब हम इन तीनों के नाम लिख लेते हैं। चलिए, चलिए भाई, अभी देखिए किस तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या है आपका, टास्क बेस्ड। ठीक है, टास्क बेस्ड शेड्यूलिंग। ठीक है, दूसरा जॉब शेड्यूलिंग, दूसरा जॉब। एंड थर्ड वन आपका वर्क फ्लो। थर्ड क्या है आपका, वर्क फ्लो बेस्ड। ठीक है, वर्क फ्लो बेस्ड शेड्यूलिंग। अब यदि हम बात करें टास्क शेड्यूलिंग को, तो टास्क शेड्यूलिंग को बेसिकली हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी के अंदर, दो कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी के अंदर, चलिए इसको ठीक से बना लेते हैं। कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे इसे भाई, हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। चलिए भाई, दो कैटेगरी कौन कौन सी होंगी इसकी समझ लीजिए। एक होगी आपकी स्टैटिक, एक क्या होगी, डायनेमिक। कौन कौन सी होंगी, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। चलिए, कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने इसे, दो कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। पहले आपकी स्टैटिक और दूसरी क्या है आपकी, डायनेमिक। यहां पर लिख लेते हैं, फर्स्ट कैटेगरी स्टैटिक एंड सेकंड वन आपका डायनेमिक। ठीक है, आई होप आज आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने शेड्यूलिंग को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, टास्क शेड्यूलिंग, जॉब शेड्यूलिंग एंड वर्क फ्लो बेस्ड शेड्यूलिंग। टास्क शेड्यूलिंग को बेसिकली हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक शेड्यूलिंग एंड डायनेमिक शेड्यूलिंग।
क्या कर सकते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक शेड्यूलिंग में। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं जॉब शेड्यूलिंग की, तो जॉब शेड्यूलिंग को भी बेसिकली हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी के अंदर, 3 कैटेगरी के अंदर हम इसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी, 3 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी, मैं इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन कर देता हूँ। चलिए रुकिए भी जरा, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए चलिए भाई, इसे हम कितनी कैटेगरी डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरी के अंदर हम इसे डिवाइड करेंगे। चलिए 3 कैटेगरी देखते हैं, ऐसी कौन कौन सी होंगी, इसकी 3 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी। चलिए अब फर्स्ट यदि हम बात करते हैं, सबसे पहला होगा आपका बेस्ट एफर्ट। क्या होगा, बेस्ट एफर्ट शेड्यूलिंग। क्या बोलेंगे इसे, बेस्ट बेस्ट एफर्ट शेड्यूलिंग। दूसरा क्वालिटी यानी कि QoS शेड्यूलिंग। ठीक है, फर्स्ट आपका बेस्ट एफर्ट शेड्यूलिंग, दूसरा आपका QoS शेड्यूलिंग यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस शेड्यूलिंग, एंड थर्ड क्या रहेगा आपका, थर्ड क्या रहेगा भैया आपका, दोनों आपको समझ आएगा, बेस्ट और दूसरा क्या है आपका क्वालिटी, एंड थर्ड वन क्या रहेगा आपका कॉस्ट। क्या रहेगा, कॉस्ट यानी कॉस्ट बेस्ड शेड्यूलिंग। एंड इसी तरीके से हम वर्क फ्लो को बेसिकली कितनी 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी के अंदर, 3 कैटेगरी के अंदर हम इसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो उसकी 3 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी भाई समझिएगा, इसकी 3 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी। चलिए फर्स्ट कैटेगरी हम यहाँ लिख देंगे, चलिए लिख लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी इसके अंदर होगी सबसे पहले आपका स्टैटिक, क्या होगी, स्टैटिक वर्क फ्लो। दूसरा आपका डायनेमिक वर्क फ्लो, एंड थर्ड वन रहेगा आपका हाइब्रिड वर्क फ्लो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई। एक्चुअल में हम शेड्यूलिंग को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला टास्क बेस्ड शेड्यूलिंग, दूसरा जॉब शेड्यूलिंग, एंड तीसरा आपका वर्क फ्लो बेस्ड शेड्यूलिंग। एंड इसी तरीके से जो हमारा टास्क शेड्यूलिंग है, टास्क शेड्यूलिंग को बेसिकली हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, फर्स्ट स्टैटिक एंड सेकंड वन आपका डायनेमिक। इसी तरीके से जॉब शेड्यूलिंग को भी 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, आपका बेस्ट एफर्ट शेड्यूलिंग, दूसरा क्वालिटी ऑफ सर्विस शेड्यूलिंग, एंड थर्ड वन आपका कॉस्ट शेड्यूलिंग। एंड इसी तरीके से वर्क फ्लो बेस्ड को भी हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, फर्स्ट आपका स्टैटिक शेड्यूलिंग, दूसरा आपका डायनेमिक वर्क फ्लो, एंड थर्ड वन क्या होगा आपका हाइब्रिड वर्क फ्लो। इसके बारे में सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टास्क बेस्ड शेड्यूलिंग से। कहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टास्क बेस्ड शेड्यूलिंग के बारे में बात करते हैं। अच्छा, टास्क का मतलब क्या है, जैसे कोई आपका प्रोसेस, ठीक है, जैसे कि आपका प्रोसेस का मतलब क्या है कि भाई जितने भी आपके डिफरेंट प्रोसेस है, यदि डिफरेंट प्रोसेस क्या है आपके रिक्वेस्ट करते हैं किसके लिए, आपका जितनी भी क्लाउड की सर्विसेज है उनको क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। यानी कि एक बार में क्या है आपके डिफरेंट प्रोसेस है, वो सभी प्रोसेस क्या है किसी ना किसी रिसोर्स के लिए क्या है वहां पर रिक्वेस्ट करते हैं, किससे, क्लाउड से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी आपके प्रोसेस है उन सभी प्रोसेस को हम क्या कर सकें, एक्चुअल में जितने भी हमारे पास प्रोसेस, सभी प्रोसेस को जिस भी रिक्वेस्ट को करते हैं, यानी कि किसी को सीपीयू चाहिए, किसी को स्टोरेज चाहिए, किसी को सर्वर चाहिए, तो इन सभी क्या है वो सभी क्या है टाइम टाइम क्या हो जाए, डिलीवर हो जाए। उस टाइप की शेड्यूलिंग हम क्या कहते हैं एक्चुअल में, टास्क बेस्ड शेड्यूलिंग। यानी कि जहां पर क्या है टास्क के बेस पर हम करेंगे उसको रिसोर्स को एलोकेट करेंगे। क्लाउड शेड्यूलिंग में टास्क शेड्यूलिंग एक आपका इंपोर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें विभिन्न टास्क यानी कि जैसे प्रोसेस, ठीक है, जैसे क्लाउड सर्विसेज जैसे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, ठीक है, उनके बीच में क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब हमारे पास क्या है मल्टीपल यूजर क्लाउड पर एक साथ टास्क को भेजते हैं, तो जितने भी आपके यूजर्स हैं सभी यूजर क्या हो अपनी अपनी रिसोर्स उनका यूज कर पाए। यूज करने के बाद जो भी इनको टास्क को एग्जीक्यूट करना है वो टास्क कर सके, वहां पर ठीक से एग्जीक्यूट कर सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं भाई। टेक्स्ट शेड्यूलिंग में क्या है, टास्क का मतलब क्या होता है, सिंपल एक आपका प्रोसेस, यानी कि जब आपके डिफरेंट प्रोसेस एक ही समय में क्लाउड से रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सर्विस के लिए, तो वो सर्विस क्या है उनको अवेलेबल हो जानी चाहिए, जिससे क्या कर सकेंगे वो अपनी टास्क को क्या है टाइम पर कंप्लीट कर चुकेंगे। अब एक्चुअल में मैंने आपको टास्क शेड्यूलिंग के 2 टाइप्स बताए थे, पहला स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। यदि स्टैटिक की बात करते हैं, स्टैटिक शेड्यूलिंग में क्या होता है, पहले से प्री डिफाइंड रहते हैं, यानी कि पहले से डिफाइन होता है कि आपका P1, P2, P3 आपके पास 3 प्रोसेस हैं,
P1 प्रोसेस कितनी स्टोरेज को यूज कर सकता है, P2 कितनी कर सकता है, एंड P3 भी इस तरीके से किस रिसोर्स को वहां पर आप यूज कर सकता है। एंड यदि हम बात करें नेटवर्किंग की या फिर किसी सर्वर की, पहले से ही डिफाइन होगा, वहां पर क्या होगा, पहले से डिफाइन होगा कि यहाँ पर इस रिसोर्स को कितने प्रोसेस एक बार में यूज कर सकते हैं एंड कितनी कैपेसिटी को यूज करते हैं। इस टाइप की शेड्यूलिंग को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक शेड्यूलिंग कहते हैं। समझ में आया? यानी कि जहां पर आपके प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले ही पता होता है कि एक्चुअल में इस प्रोसेस को इतनी मेमोरी हमें एलोकेट करनी है, इतने सर्वर हमें एलोकेट करने हैं एंड इतनी नेटवर्क की डिवाइस क्या करनी है, उसको देनी है। एंड ऐसा नहीं है कि अब प्रोसेस की क्या है, नीड बढ़ गई, यानी कि प्रोसेस को ज्यादा स्टोरेज चाहिए, वो ज्यादा स्टोरेज एक्सेस कर सकता है, नहीं भैया, जितनी एलोकेट है उतनी क्या कर सकते हैं वहां पर आप यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा किसी भी चीज को वहां पर आप यूज नहीं कर सकते। इस टाइप के शेड्यूलिंग हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक शेड्यूलिंग। एंड डायनेमिक, डायनेमिक में क्या होगा, हम किसी भी प्रोसेस के लिए पहले से डिफाइन नहीं करते हैं कि ये प्रोसेस आपका इतनी रिसोर्स का यूज करेगा, यानी कि ये इतनी स्टोरेज यूज करेगा, इतने सर्वर यूज करेगा और इतने आपका नेटवर्क डिवाइस का यूज करेगा, नहीं, हम उसकी कंडीशन यानी कि उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके बेस पर क्या करते हैं, उसको रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। कैसे कि मान लीजिए पहले आपने स्टैटिक की बात करें तो आपने डिफाइन कर दी जो आपका P1 प्रोसेस है केवल 2 TB स्टोरेज को वहां पर एक्सेस कर सकता है। अब क्या हुआ, जो P1 है, P1 की क्या होगी, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी, यानी कि उसे क्या आप 4 TB स्टोरेज वहां पर चाहिए। तो यदि हम स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक में कितनी यूज कर सकता है, केवल और केवल 2 TB, वो 2 TB से ज्यादा उसको यूज नहीं कर सकता है। इससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डायनेमिक शेड्यूलिंग। डायनेमिक शेड्यूलिंग में क्या होगा, जब कोई भी प्रोसेस अपनी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आएगा तो उस समय हम देखेंगे, हम उस समय चेक करेंगे, अच्छा ये P1 प्रोसेस है या फिर P1 या क्या है, एक रिक्वेस्ट है, P1 रिक्वेस्ट एक्चुअल में हम चेक करेंगे इसको कितनी स्टोरेज चाहिए, कितनी नेटवर्किंग डिवाइस चाहिए एंड कितने भाई इसको सर्वर चाहिए। जितने उसको चाहिए होंगे उस टाइम पर क्या कर देंगे, उसको प्रोवाइड करा देंगे एंड देन क्या करेगा, वो अपने टास्क को वहां पर परफॉर्म करेगा। इस टाइप के शेड्यूलिंग हम क्या कहते हैं, डायनेमिक शेड्यूलिंग। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। वही देखिए आपको सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, अब आपको समझ में आ जाए। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 2 कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। जो आपकी मैंने आपको बताया स्टैटिक शेड्यूलिंग की बात करें तो पहले से क्या रहती है, प्री डिफाइन होती है, पहले से ही प्री डिफाइन होता है, यानी कि आप पहले से डिफाइन कर देंगे कि आपके पास जितने भी प्रोसेस हैं, कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को यूज कर सकता है, कितनी यूज कर सकता है, हम पहले से यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि आप उसे रन टाइम के अंदर क्या है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, बस आप इतना याद रखिए। लेकिन जो डायनेमिक की बात करें, डायनेमिक क्या है, उसे रन टाइम के अंदर चेंज किया जा सकता है। यानी किसी प्रोसेस की यदि ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है तो वो, यदि हम बात करते हैं डायनेमिक, तो वहां पर क्या है, उसको चेंज कर सकता है, लेकिन स्टैटिक में नहीं, जितने आपको एलोकेट कर दी केवल और केवल आप उतनी रिसोर्स का आप वहां पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिसोर्स का उपयोग इफिशिएंट तरीके से नहीं होता है क्योंकि यह फ्यूचर चेंजेस को कंसीडर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स है वो ठीक से क्या है, यूज नहीं हो पाती है। क्यों यूज नहीं हो पाती है, क्योंकि क्या है, यदि फ्यूचर्स में किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स को ज्यादा यूज करना है तो वहां पर क्या हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? चलिए, इसमें लोड बैलेंसिंग और फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। फ्लेक्सिबिलिटी तो कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी तो कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि भाई आपने पहले से प्री डिफाइन कर दिया, आपने पहले से प्री डिफाइन कर दिया, और जो पहले से प्री डिफाइन कर दिया उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहां से होगी, नहीं कर सकते ना आप उसको फ्लेक्सिबल। आपने पहले कह दिया कि भाई जो P1 प्रोसेस है केवल 2 TB स्टोरेज लेगा और 2 ही सर्वर का यूज करेगा, फिक्स है। चाहे P1 आज एग्जीक्यूट हो, चाहे कल एग्जीक्यूट हो, चाहे 10 दिन बाद एग्जीक्यूट हो, उसको जितनी रिसोर्स है केवल उतनी रिसोर्स का वो क्या करेगा, वहां पर यूज करेगा। यानी कि वो अपने रिसोर्स को वहां पर इंक्रीज नहीं कर सकता है, जो पहले से डिफाइन है उसी में क्या करना होगा, उसको अपने टास्क को वहां पर एग्जीक्यूट करना होगा। इसे कहां पर यूज किया जाएगा, आपके स्मॉल, ठीक है, आपके स्मॉल टाइप के सिस्टम्स के लिए क्या है, आपका वहां पर इसका यूज किया जाता है। यदि इसके एग्जांपल की बात करें, इस टाइप की शेड्यूलिंग आपको कहां पर देखने को मिल सकती है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आपने सुना होगा FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मीनिंग है, जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले आएगा रिसोर्सेज उसको एलोकेट की जाएंगी। आपने पहले से डिफाइन कर दिया, आपके पास सपोज कीजिए आपके पास प्रोसेस है P1, P2 एंड P3, ये आपके पास प्रोसेस है, और एक्चुअल में सबसे पहले P2 रिक्वेस्ट करता है, इसके बाद P3 करता है एंड उसके बाद क्या करता है, P1 करता है। तो आप कहेंगे, यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले रिसोर्स किसको एलोकेट की जाएगी, तो आप कहेंगे सर P1 को। नहीं भैया, सबसे पहले कौन आया था, P2, तो पहले P2 को दो। उसके बाद कौन आया था, P3, तो फिर P3 को दो। उसके बाद कौन आया था, P1, तो पहले P1 को दो। यानी कि जो जिस टाइम पर आएगा उस टाइम पर उसको रिसोर्स क्या है, एलोकेट की जाएगी। जो व्यक्ति सबसे पहले आएगा, जो व्यक्ति सबसे पहले आएगा, रिसोर्स सबसे पहले उसी को एलोकेट की जाएंगे। तो एक्चुअल में हमने डिफाइन कर दिया, हमने इसमें शेड्यूलिंग में हमने डिफाइन कर दिया, भैया जो भी प्रोसेस पहले आ जाएगा उसे रिसोर्स एलोकेट हो जाएंगे। अब चाहे
P1 जो है चाहे उसको अपने टास्क को कंप्लीट करने में सबसे कम समय लगता हो, लेकिन ये आया कब था, सबसे बाद में आया था, तो उसको रिसोर्स भी कब दी जाएंगी, सबसे बाद में दी जाएंगी। बेशक P2 एंड P3 की टास्क हो काफी ज्यादा लंबी, उसको ज्यादा समय चाहिए हो, इस बात से मतलब नहीं है। हमारा किस बात से मतलब है, जो पहले आया है हम रिसोर्स पहले उसे देंगे ना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप भंडारे की लाइन में जाते हैं ना, अभी देखो कहीं पे भंडारा लगा हुआ है, तो यदि आप स्टार्टिंग में लग गए तब सबसे पहले आगे चले जाएंगे। कैसे आगे चले आएंगे, आप लेंगे और निकल लेंगे। लेकिन यार आपको केवल हाफ चुके हैं, आपका जो फिर भी काम नहीं बना है, फिर भी सोच रहे हैं आप एक दो और खा लूं, तो क्या करना पड़ेगा, पीछे जाके लगना पड़ेगा। तो आप खा चुके हैं, बेशक आपको पता है कि मुझे एक तो थोड़ी सी चीज ही खानी है, ज्यादा नहीं खाना है मुझे, लेकिन फिर भी क्या है, आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, पीछे से। क्यों, जो सबसे पहले आएगा, जो आपसे पहले लगा हुआ है ना लाइन में, जो व्यक्ति आपसे पहले लाइन में लगा हुआ है पहले उसे मिलेगा। ऐसे नहीं है आपको मिलेगा, पहले किसे मिलेगा, जो सबसे पहले लाइन में आगे लगा हुआ होगा, पहले उसे मिलेगी सर्विस, उसके बाद आपको सर्विस मिलेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा SJF यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब इसका मतलब क्या है कि P1 P2 P3 हमारे पास फिर से तीन प्रोसेस है। कितने प्रोसेस है, तीन प्रोसेस है, P1 P2 एंड P3। अब इन तीनों प्रोसेस में से जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा, यानी कि इन तीनों प्रोसेस में से सबसे पहले जो अपने टास्क को कंप्लीट कर लेगा, हम क्या करेंगे, रिसोर्स उसको एलोकेट करेंगे। समझ में आया कि छोटे जो फर्स्ट में क्या करते हैं कि भाई जितने भी हमारे पास प्रोसेस होंगे या जितने भी हमारे पास यूजर होंगे, हम उन यूजर में से चेक करेंगे ऐसा कौन सा यूजर है जो सबसे पहले अपनी टास्क को कंप्लीट कर देगा। हम उस टाइप के यूजर को वहां सर्च करेंगे एंड वहां पर उसको रिसोर्स एलोकेट कर देंगे। ऐसा क्यों कि भाई उसका टाइम क्या है, सबसे कम है, यानी कि वो अपने टास्क को कंप्लीट करके सबसे पहले चला जाएगा, तो हम रिसोर्स उसी को एलोकेट करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट आपका प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, यानी कि यहां पर क्या, हम कुछ पहले से प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। यानी कि भाई चाहे P1 P2 P3 आपके पास प्रोसेस है, P1 P2 एंड P3, इन तीनों प्रोसेस में से हम देखेंगे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है। बेशक उसका टाइम कम हो या फिर ज्यादा हो, हमें उस बात से मतलब नहीं है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रायोरिटी की बात करेंगे। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे पहले हम उसकी टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगी तीनों टाइप्स की। यदि प्रायोरिटी के एग्जांपल की बात करें तो आप देखिएगा, जैसे कि टीचर्स, आप अपने कॉलेज में जाते हैं ना, तो देखे होंगे कि आप भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, साथ में पढ़ते हैं। उसका दोस्त है, उसकी सर से, प्रिंसिपल सर से काफी ज्यादा अच्छे पहचान है, प्रिंसिपल सर उसको अच्छे से जानते हैं, आपको इतना नहीं जानते हैं। उसको कोई दिक्कत आती है वो डायरेक्टली जाएगा। मान लीजिए कि आपके ना कि दोनों के सब्जेक्ट के मार्क्स क्या है, आपके अपलोड नहीं हुए, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे सर से जाके, सर एक्चुअल में मेरे ना मार्क्स यहाँ पर अपलोड नहीं करे गए हैं। तो सर पहले देखेंगे, अच्छा अच्छा बेटा तुम हो, हाँ तुम जानते, तुम्हारा हो जाएगा बेटा जाओ। और तुम्हारा, तुम्हारी तो कोई जान पहचान ही नहीं है, यानी कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, कम है, लेकिन तुम्हारे दोस्त की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो काम सबसे पहले किसका होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी कि आपका दोस्त है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि सर के बाद उससे ज्यादा बात बनती है, सर से ज्यादा अटैचमेंट में, सर पहले उसके काम खत्म करेंगे, उसके बाद तुम्हारा करेंगे। तो इसी तरीके से जो हमारे पास डिफरेंट टास्क होंगे, उन टास्क में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसकी होगी, यानी कि जिस टास्क को हमें सबसे पहले एग्जीक्यूट करना होगा, हम सबसे पहले रिसोर्स उसको एलोकेट करेंगे एंड देन उसके बाद बचे हुए जितने आपका प्रोसेस होंगे उसके बाद हम उसको एलोकेट करेंगे। आई होप आपको स्टैटिक शेड्यूलिंग में कोई भी अब कंफ्यूजन नहीं होगी। यदि आपसे पूछा जाता है केवल स्टैटिक शेड्यूलिंग बताइए, तो आप बता दीजिएगा एंड उसके बाद इन तीनों को बिल्कुल आप डिटेल में अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन यहां तक नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका डायनेमिक। अब डायनेमिक, भाई स्टैटिक के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, स्टैटिक के अंदर प्रॉब्लम यही थी कि भाई हमने यदि एक बार किसी भी प्रोसेस को, जो चीज हमने एक बार एलोकेट कर दी, भैया उसे एलोकेट कर दी एंड जब वो अपने टास्क को एग्जीक्यूट करेगा तो उस समय क्या है, वो अपनी रिसोर्स की जितनी भी कैपेसिटी है उसको क्या वहां पर वो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन डायनेमिक के अंदर क्या करते हैं कि एक्चुअल में जो भी हमारा प्रोसेस है हम उसको पहले से ही प्री डिफाइन नहीं करते। हम ना तो उसको कोई भी हम प्रायोरिटी देते, ना तो हमसे कोई भी प्रायोरिटी देते हैं, ना तो उसे जॉब के, यानी कि जिसकी टास्क का टाइम कम होगा उसके बेस पे नहीं। हम क्या करते हैं, एक्चुअल में जो प्रोसेस आ रहा है, जो भी प्रोसेस एक्चुअल में आ गया, हम चेक करेंगे कि अब जो प्रोसेस है ना, ये कितनी रिसोर्स को यूज करना चाहता है। हम किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, उसकी प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर।
हम क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट कंडीशन को देखेंगे एंड उसके बेस पे उसको जिस भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो रिसोर्स क्या कर देंगे, हम उसको एलोकेट कर देंगे एंड देन क्या कर लेगा, वो अपने टास्क को वहां पर एग्जीक्यूट कर लेगा। क्योंकि आपको नाम से ही पता लग जाता होगा डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जिसे चेंज किया जा सके, इसका नेचर कैसा हो, डायनेमिक चेंजेबल। यानी कि डायनेमिक शेड्यूलिंग के अंदर जो आपका प्रोसेस है, किसी भी प्रोसेस को आप वहां पर रिसोर्स पहले से ही प्री डिफाइन नहीं करके रखते हैं, आप उसकी प्रेजेंट कंडीशन के बेस पे करते हैं, उसके रिसोर्स को वहां पर आप एलोकेट करते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, लोड बैलेंसिंग। क्या होगी, लोड बैलेंसिंग की प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पर सोल्व हो जाएगी। क्यों भाई, किसी भी सर्वर पर लोड कब आएगा, जब एक जन उस पर ज्यादा रिक्वेस्ट करता रहेगा। कि आपने बता दिया कि भाई जितने भी आपके पास यूजर है ना, आज सारे के सारे सर्वर 1 पर रिक्वेस्ट करेंगे। अब आपने बता दिया, अब सर्वर 1 पे क्या हो गया, लोड ज्यादा हो गया। बेशक अब आपने पहले से फिक्स किया जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे सर्वर 1 पे आएंगी। अब बेशक सर्वर 2 एंड सर्वर नंबर 3 क्या खाली पड़े हैं, लेकिन लोड किसके ऊपर पड़ गया, सर्वर 1 के ऊपर बढ़ गया। लेकिन आपने क्या डायनेमिक, तो डायनेमिक क्या होगा भैया, जैसे सर्वर 1 के ऊपर लोड बढ़ता जाए तो कुछ यूजर किस पे शिफ्ट हो जाए, S2 पे शिफ्ट हो जाए एंड कुछ किस पे शिफ्ट हो जाए, S3 पे हो जाए। तो उससे क्या होगा, आपका वहां पर लोड बैलेंस क्या हो जाए, कम हो जाएगा और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी, वहां पर बनी रहेगी। दूसरा, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करेगा और रिसोर्स को वो ठीक से क्या करेगा, वहां पर यूटिलाइज करेगा। अब इसका यूज कहां पर किया जाएगा, आपके लार्ज स्केल क्लाउड सिस्टम में इसका यूज किया जाएगा। अब इसके कंडीशन की बात करें, कौन कौन सी एल्गोरिथम्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा राउंड रोबिन, सुना होगा ना। राउंड रोबिन में क्या होता है, मैं आपको आपने पहले से पढ़ रखी होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम, आई होप आप इससे पहले बिल्कुल अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी उसका आता है। आई होप आपको सारी चीजें वहां तक याद होंगी। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू करा देता हूँ, ठीक है। जैसे समझिएगा, आपके पास P1 P2 एंड P3 कितने प्रोसेस हैं, आपके पास 3 प्रोसेस हैं। और यही तीनों प्रोसेस क्या है एक्चुअल में, सीपीयू को या फिर क्लाउड को एक्चुअल में यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर हम क्लाउड लिख लेते हैं, आप लिखेंगे क्लाउड। क्लाउड की सर्विस को एक्चुअल में ये तीनों ही यूज करना चाहते हैं, P1 P2 एंड P3। हम पता क्या करेंगे, राउंड रोबिन के अंदर क्या करते हैं, हम एक टाइम पीरियड, ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड क्या करते हैं, एलोकेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक टाइम पीरियड हम एलोकेट कर देते हैं। उससे क्या फायदा होगा, हम डिफाइन कर देंगे कि भाई कोई भी प्रोसेस, ठीक है, एनीवन केवल 2 मिली सेकेंड, कितना, 2 मिली सेकेंड के लिए क्या करेगा, वो रिसोर्स को यूज करे। कितने के लिए, केवल आपने डिसाइड कर दिया कि जितने भी प्रोसेस है ना आपके पास, चाहे 100 के 100 प्रोसेस है, लेकिन कोई भी एक प्रोसेस या फिर कोई भी एक टास्क, ठीक है, क्लाउड को कितनी देर तक एक्सेस कर सकता है, केवल 2 मिली सेकेंड तक। क्या करेगा, 2 मिली सेकेंड तक, एंड 2 मिली सेकेंड जैसे यूज कर लेगा वो इसके ऊपर स्विच हो जाएगा एंड इसके ऊपर स्विच हो जाएगा। इससे क्या फायदा हो रहा है, इसमें आपके जितने भी टास्क हैं सभी के सभी क्या है, वो आपके कॉन्करेंटली रन होते रहेंगे ना। भाई 2 सेकंड ही चलेगा, 2 सेकंड ही चलेगा, 2 सेकंड ही चलेगा। अगर हम सारा टाइम इसी को P1 को देते हैं, P2 एंड P3 क्या रहेंगे, वेटिंग में रहेंगे। इससे बचने के लिए कैसे करते हैं, एक्चुअल में राउंड रोबिन टाइप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम कंप्लीटली क्लाउड को एक सर्विस को ना प्रोवाइड करा के हम कहते हैं उसे टाइम स्लाइड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। किसके अंदर, टाइम स्लाइड्स के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं। टाइम स्लाइड्स में डिवाइड करने का क्या फायदा होगा कि वहां पर जितने भी आपके टास्क होंगे सभी को क्या होगा, एक टाइम एलोकेट कर दिया जाएगा कि आपका जो टास्क P1 है, P2 है, P3 है, P1 भी 2 सेकंड होगा, P2 भी 2 सेकंड होगा एंड P3 भी क्या होगा, 2 सेकंड के लिए क्या कर सकता है, उसको टास्क को यूज कर सकता है। तीसरा, मिनिमम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का भाई जिस भी टास्क का सबसे कम टाइम हो, जिस भी टास्क का सबसे कम टाइम हो, सबसे पहले उस टास्क को एग्जीक्यूट करिए। जिस टास्क का सबसे कम टाइम है सबसे पहले उसे एग्जीक्यूट करो, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो बची हुई है उसको फिर एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे भाई इसका टाइम कितना है, 5 और इसका 4 और इसका 2, तो भैया पहले 2 वाली करो, फिर 4 वाली करो, फिर 5 वाली करो। सबसे पहले मिनिमम, फिर उसके बाद मिनिमम, फिर उसके बाद मिनिमम। नेक्स्ट, मैक्स मिनिमम सबसे पहले मैक्सिमम वाली एग्जीक्यूट करो, उसके बाद मिनिमम वाली। पहले मैक्सिमम वाली एग्जीक्यूट करो, उसके बाद मिनिमम वाली आपको यूज करनी है। आई होप आपको स्टैटिक एंड डायनेमिक के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई कंसेप्ट क्या है एंड इन कंसेप्ट के बिहाफ पे हम किस टाइप के एल्गोरिथम्स का वहां पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जॉब शेड्यूलिंग। अब जॉब शेड्यूलिंग में भी क्या करते हैं भाई, जॉब शेड्यूलिंग का भी, अब यहां पर जॉब किसे कहते हैं ना, आप कहेंगे सर जॉब एक प्रोसेस, ठीक है, किसी भी प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, जॉब कहेंगे। यानी कि कोई भी अगर वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है, क्या है बेसिकली कि आपकी एक
जॉब है, जितनी भी आपकी डिफरेंट जॉब होंगी उन सभी डिफरेंट जॉब्स को सही से रिसोर्स को क्या कराना है, एलोकेट कराना है, और उनको मैनेज कराने के लिए एक्चुअल में किसका यूज करते हैं, जॉब शेड्यूलिंग का यूज करते हैं, जिससे हमारे पास जितने भी जॉब्स हैं सभी जॉब्स क्या कर सके, जिस भी रिसोर्स को उनकी नीड है उस रिसोर्स को वहां पर वो यूज कर सके एंड देन अपने टास्क को वहां पर वो कंप्लीट कर सके। एंड सबसे इसके बेसिक टाइप्स की बताऊं तो मैंने आपको 3 कैटेगरीज के अंदर बताई थी, पहले आपको बेस्ट, और दूसरा क्वालिटी, एंड तीसरा कॉस्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट एफर्ट। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट एफर्ट शेड्यूलिंग की। एक्चुअल में बेस्ट एफर्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर कोई भी आपका प्रायोरिटी क्राइटेरिया नहीं रहता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना, जब भी हम बेस्ट एफर्ट की बात करेंगे तो यहां पर कोई भी आपका पहले से ही प्रायोरिटी क्राइटेरिया नहीं रहता है। इट मींस अब ये सर किसके ऊपर वर्क करता है, तो सिंपली ये वर्क करता है किसके ऊपर, आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर। किसके ऊपर, फर्स्ट कम फर्स्ट, यानी कि एफसीएफएस के ऊपर वर्क करता है। मींस जो प्रोसेस सबसे पहले आ जाएगा, जो प्रोसेस सबसे पहले आ जाएगा, रिसोर्स हम उस प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे और वो अपने टास्क को वहां पर एग्जीक्यूट कर लेगा। सही है, आपको समझ में आया कि जब भी हम बात करते हैं बेस्ट एफर्ट की तो वहां पर कोई भी आपका पहले से ही प्री डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं रहता है कि भाई नहीं हम हमेशा पहले P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं, या फिर कुछ ऐसा भी क्राइटेरिया रहता है कि भाई जिस भी जॉब का टाइम सबसे कम होगा सबसे पहले हम उस टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे। नहीं भैया, जो सबसे पहले आएगा रिसोर्स उसको एलोकेट की जाएंगे एंड वो क्या करेगा, अपनी टास्क को वहां पर कंप्लीट करेगा। समझ में आया, यानी कि इसमें कोई आपकी प्रायोरिटी नहीं होती है, जो जॉब सबसे पहले आती है सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये आपका सबसे सिंपल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। लेकिन यदि आपका जॉब का साइज क्या है, काफी ज्यादा बड़ा है, तो बाकी प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, उसको डिले करना होगा एंड इसकी परफॉर्मेंस की क्या है, कोई भी गारंटी नहीं होती। ये क्या है, इसके ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि मान लीजिए इस तरीके से हम समझते हैं, फिर मैंने आपको बताया था भाई P1 है, P2 है एंड P3 है। इसको 10 मिनट चाहिए, इसको 5 मिनट चाहिए, इसको 3 मिनट चाहिए। लेकिन सबसे पहले कौन आया, P1। सबसे पहले कौन आया, P1। सबसे पहले कौन आया, P1, तो आपने P1 को एलोकेट कर दिया। लेकिन आप देखेंगे P2 एंड P3, P2 एंड P3 इनकी जो जॉब है इनको एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे कम टाइम चाहिए था। यानी कि P3 की बात करें तो P3 को सबसे ज्यादा कम समय लगेगा अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हमने क्या कर दिया, यदि हमने P1 को CPU एक बार में एलोकेट कर दिया, यानी कि CPU नहीं थ्रूआउट हमने एक बार उसको सर्विस सारी रिसोर्स एलोकेट कर दी, तो जब तक P1 सारी रिसोर्स को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, यानी कि अपने हिसाब से वो यूज नहीं करेगा, तब तक वो करेगा रिसोर्स को वहां पर रिलीज नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा, आपका P2 एंड P3 को क्या होगा, काफी समय तक क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अब जब वेट करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगी, डिले होगी, जिस कारण से हम एक्चुअल में उसकी परफॉर्मेंस की भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। यानी कि हमारे पास बेशक हमारे पास 3 जॉब है, हम नहीं बता सकते कि ये जॉब आपकी कितनी देर के अंदर क्या होंगी, कंप्लीट होंगी। तो यहाँ की परफॉर्मेंस इसलिए गारंटी नहीं, क्योंकि यदि मान लीजिए यदि आपने P1 और P2 इनका ही क्या है एक्चुअल में सबसे ज्यादा टाइम है, लेकिन P3 P4 P5 जो थे इससे नीचे थे वो क्या है, लेट आई थी, लेकिन क्या है उनको जॉब का एग्जीक्यूट होने का टाइम क्या है, सबसे ज्यादा कम था। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम किसका था, P1 और P2 का। तो टाइम सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करेगा, P1 P2। आप पहले से यहाँ पर प्रिडिक्ट करके नहीं बता सकते कि एक्चुअल में आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रहने वाली है। समझ में आया आपको, चलिए आगे चलते हैं। बेस्ट एफर्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वालिटी। अब एक्चुअल में यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वालिटी बेस क्या करते हैं, यूजर को हम क्वालिटी बेस सर्विस प्रोवाइड कराने की हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो क्वालिटी कब बढ़िया होगी, जब सबसे पहले आपका लेटेंसी, सबसे पहले क्या होगा आपका लेटेंसी। अब लेटेंसी मैंने आपको बताया, लेटेंसी क्या होता है कि भाई यूजर और क्लाउड के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने में जितना कम समय लगेगा, यूजर एंड क्लाउड के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने में जितना कम समय लगेगा उतनी लेटेंसी क्या होगी आपकी, कम होगी। अब जितना ही डेटा को ट्रांसफर करने में यूजर एंड क्लाउड के बीच में ज्यादा लगेगा, वही क्या होगी आपकी लेटेंसी होगी वहां पर ज्यादा होगी। तो आपको सर्विस को यूजर के बीच में इस तरीके से एलोकेट कराना जिससे क्या हो, वहां पर डेटा को एक्सचेंज करने में क्या हो, कम से कम समय लगे, यानी कि वहां पर लेटेंसी रेट क्या हो आपका, कम से कम हो। तभी आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या है आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। सेकंड, बैंडविड्थ की बात करें। अब सर बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ का मतलब होता है कि भाई पर सेकंड कितने डेटा को वहां पर क्या है, वहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है। आपने देखा होगा, आप अपने मोबाइल में कहते हैं कि भाई मेरे मोबाइल में स्पीड आ रही है 10 Mbps। इसका मतलब एक सेकंड में कितना है, 10 Mbps की स्पीड आपका सिस्टम यहाँ पर जनरेट कर रहा है, यानी कि आपको इतनी इंटरनेट स्पीड आपको यहाँ पर मिल रही है। कोई कहता है भाई 10 Mbps, नहीं भाई मेरे में तो इससे भी ज्यादा आती है, यानी कि गीगाबाइट्स पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना कि भाई आपने मोस्टली देखा होगा ना कि भाई आज स्पीड इतनी आ रही है, आप ब्रॉडबैंड भी लगवाते तो इसी के बेस पे लगवाते हैं कि भाई कितनी स्पीड देगा, 10 Mbps की देगा, 20 Mbps की देगा, 100 Mbps की देगा, यानी कि 100 Mbps, Mbps यानी मिनट बिट पर सेकंड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉस्ट, भाई हम यहाँ पर कॉस्ट का भी ध्यान रखेंगे, कॉस्ट का भी ध्यान रखेंगे भाई। एक्चुअल में जिस हम शेड्यूल में जितनी हमारी जॉब्स है ना, हम रिसोर्स को कुछ इस तरीके से एलोकेट करेंगे, इस तरीके से एलोकेट करेंगे जितनी हमारे पास जॉब्स होंगी उसकी कॉस्ट क्या हो, वो कम से कम हो, कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो। तो क्वालिटी में एक्चुअल में हम क्या चेक करते हैं कि भाई हमारी लेटेंसी रेट क्या हो, कम से कम हो, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस ज्यादा कम होगी जब हमारी लेटेंसी रेट क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से बैंडविड्थ भी अच्छी होनी चाहिए। बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि भाई प्रति सेकंड क्या है, कितने डेटा ऑफ बिट्स वगैरह वहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो आपका ये रेट भी हाई होना चाहिए, लेकिन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जांपल की बात करें तो डेडलाइन, कांस्टेंट, शेड्यूलिंग टाइप्स के एल्गोरिथम्स का हम इसके अंदर यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका कॉस्ट बेस्ड शेड्यूलिंग। कॉस्ट बेस्ड यानी कि हम अपने रिसोर्स को इस तरीके से एलोकेट करेंगे यूजर के बीच में, हम अपने रिसोर्स को यूजर के बीच में इस तरीके से एलोकेट करेंगे जिसमें कम से कम, जिसमें कम से कम खर्चे में यानी कम से कम कॉस्ट में क्या सके, हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स क्या सके, यूज कर सके। तो इस टाइप के शेड्यूलिंग को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट बेस्ड शेड्यूलिंग। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम अपने रिसोर्स को इस तरीके से शेड्यूल करेंगे जिससे सबसे मिनिमम कॉस्ट में यानी कि सबसे कम से कम कॉस्ट में क्या है, यूजर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स कर सके, वहां पर यूज कर सके। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की कॉस्ट कम करने के लिए जॉब को इस तरीके से शेड्यूल किया जाता है कि कम खर्चे में मैक्सिमम परफॉर्मेंस वहां पर आपको मिल सके। अगर एग्जांपल की बात करें तो आपका स्पोर्ट इंस्टांस शेड्यूलिंग, ठीक है, स्पोर्ट इंस्टांस शेड्यूलिंग टाइप के एल्गोरिथम यूज किया था किसके द्वारा, AWS के द्वारा, जिससे क्या है वहां पर क्या है, आपकी कॉस्ट क्या है एक्चुअल में रिड्यूस हो जाती है, यानी कि जिस भी सर्विस की कॉस्ट सबसे कम होगी आप उस सर्विस को वहां पर आप एक्चुअल में यूज कर सकते हैं। आपको दोनों टाइप बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे, टास्क बेस भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा एंड आपको जॉब बेस भी आपको बिल्कुल अब अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लास्ट बात करेंगे वर्क फ्लो बेस्ड। किसके ऊपर, वर्क फ्लो बेस्ड। वर्क फ्लो बेस्ड में क्या होगा, वर्क फ्लो फेज में मान लीजिए कोई आपके पास लार्ज प्रॉब्लम है, आपके पास कोई लार्ज प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लार्ज प्रॉब्लम होगी उसे क्या करेंगे, डिफरेंट छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। हमारे पास कोई एक लार्ज प्रॉब्लम है एंड उस लार्ज प्रॉब्लम क्या कर देंगे, हम कुछ सब प्रॉब्लम्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, वहां पर रिसोर्स को हम क्या कर पाएंगे, ठीक से एलोकेट कर पाएंगे। तो जब हम इस टाइप की शेड्यूलिंग का यूज करते हैं तो हम कहते हैं एक्चुअल में वर्क फ्लो बेस्ड शेड्यूलिंग, यानी हम क्या कर रहे हैं, वर्क यानी काम के लोड के अनुसार क्या कर रहे हैं, आप वहां पर रिसोर्स कर रहे हैं एक्चुअल में एलोकेट कर रहे हैं। जैसे समझिए कि आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और आपको प्रैक्टिकल फाइल में आपसे कहा गया है कि भाई आपको 10 प्रैक्टिकल लिखने हैं, आपको 10 प्रैक्टिकल लिखने हैं, लेकिन आपको लिखने ये 1 घंटे के अंदर ही है और ये आज ही चेक होंगे और आज जमा भी होंगे। तब आप क्या करेंगे कि यार मेरे से पता है कि 1 घंटे में तो मेरे से 10 प्रैक्टिकल नहीं लिखे जाने के, तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल को डिवाइड कर देंगे। अपने दोस्त को कहेंगे या फिर अपने छोटा भाई बहन होगा या फिर आपके कोई बड़ी बहन भाई होंगे तो उनसे कहेंगे लो दीदी 2 प्रैक्टिकल आप लिख दो, 2 प्रैक्टिकल आप लिख दो, 2 मैं लिख देता हूँ, जल्दी से काम कंप्लीट हो जाए क्योंकि ये अभी मुझे 1 घंटे के अंदर चेक भी कराना है। तो आपने क्या किया, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, आपके पास प्रॉब्लम क्या थी कि भाई आपको प्रैक्टिकल लिखने 10 लिखने लेकिन 1 घंटे में लिखने। आपने सोचा मेरे से तो होने का नहीं, आपने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को कुछ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, यानी आपने 2-2 प्रैक्टिकल के 5 सेट बना दिए। एक सेट आपने लिखा, एक सेट अपने दोस्त से लिखवाया, एक सेट अपनी दीदी से लिखवाया, बाकी 2 अपने आप फिर से किसी दोस्त को दे दी। आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपके टास्क को कर दिया, आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। जब वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर से आप उन्हें यहाँ पर एलोकेट करके रख लेंगे। इसी तरीके से जब कोई लार्ज प्रॉब्लम्स होती है उस लार्ज प्रॉब्लम्स को क्या करता है, उसको कुछ सब प्रॉब्लम्स के अंदर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। यानी कि सपोज कीजिए कोई एक सिस्टम है जिसको चाहिए 100 TB, अब 100 TB सीपीयू के पास एकदम क्या है, एलोकेट नहीं है, तो क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, 100 TB को डिवाइड कर देगा, साथ में 25-25 को क्या बना देगा, 25-25 TB के उसने 4 ब्लॉक बना दिए एंड 25-25 के पास क्या होंगे, उसके पास ब्लॉक खाली होंगे, तो क्या कर देगा, अलग अलग सर्वर क्या कर देगा, उनको स्टोर कर देगा। लेकिन यूजर को तो क्या है, पूरा 100 यूज करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन 100 अवेलेबल नहीं था, क्या था, अलग अलग सर्वर पर था, उन्होंने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको सब अलग अलग सर्वर पर दे दिया जहां पर यूजर क्या कर सकता है, उसको अब यूज कर सकता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब ये भी मैंने आपको कितने टाइप्स की बताया, 3 टाइप्स की होती है भाई, स्टैटिक एंड डायनेमिक एंड हाइब्रिड। अगर हम स्टैटिक की बात करते हैं, अगर हम स्टैटिक की बात करें तो सबसे पहले भाई आज की भाई इसमें क्या है, पहले से आप प्री डिफाइन कर देंगे, क्या कर देंगे आप पहले से क्या कर देंगे, यहाँ पर आप निर्धारित यानी कि प्री डिफाइन कर दिया जाता है कि भाई जो आपके टास्क है ना, आपने डिफाइन कर दिया कि भाई जो आपके टास्क है हम उसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, या फिर यदि हमने उसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया तो पार्ट 1 क्या है, केवल इतनी स्टोरेज एंड इतनी नेटवर्क डिवाइस को यूज कर सकता है। एंड इसी तरीके से P2 की बात करें तो भाई इतनी स्टोरेज एंड इतनी नेटवर्क एंड इतने सर्वर का यूज कर सकता है, यानी कि हम पहले से ही डिफाइन कर दें किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट होने से पहले। तो इस टाइप की शेड्यूलिंग को आप क्या कहेंगे, स्टैटिक वर्कफ्लो शेड्यूलिंग कहेंगे, जहां पर आप टास्क को, जहां पर आप वर्क को स्टार्ट करने से पहले डिफाइन कर देंगे कि एक्चुअल में जितने भी आपके ये सब टास्क होंगे, ये सब टास्क में से प्रत्येक टास्क के लिए आपने डिफाइन कर दे कि ये टास्क इतने सर्वर, इतनी स्टोरेज, इतनी नेटवर्क डिवाइस का एक्चुअल में यहाँ पर यूज कर सकती है एंड इतने टाइम के लिए इसको एक्सेस कर सकती है। यानी कि फिक्स्ड वर्कफ्लो और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट के लिए इसका यूज किया था, यानी कि जहां पर आपको पहले से पता क्या है, फिक्स्ड वर्कफ्लो है या फिर प्रिडिक्टेबल आपके पास एनवायरनमेंट है, यानी कि प्रिडिक्टेबल आपने पहले से सोच रखा है कि हाँ जो मेरा P1 है इतने टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा, P2 क्या है इतने टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, P3 क्या आपका इतने टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको पहले से ही पता है, आपको पता है आपके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है, आपको पता है ना। तो आप क्या करेंगे एक्चुअल में इस टाइप की शेड्यूलिंग वहां पर आप यूज करेंगे। जैसे समझिएगा, आप समझिए कि मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त है, आपको पता है कि भाई जो मेरा दोस्त है ना, अगर मैं इससे कहूं कि एक प्रैक्टिकल लिख दो तो आपने सोच लिया कि हाँ ये एक प्रैक्टिकल वो 10 मिनट में लिख देगा। कितने मिनट में लिख देगा, 10 मिनट में लिख देगा। तो आपको पता है कि हाँ 10 मिनट में लिख ही देगा, आपने पहले से प्रिडिक्ट कर रखा है, आपके पास कैसे आपने सोच लिया पहले से कि भाई हाँ ये मेरा प्रैक्टिकल 10 मिनट के अंदर आराम से लिख के दे देगा। लेकिन जहां पर आपको पता ही नहीं है, यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि भाई आपने ऐसे दे तो दिया, हो सकता है वो 2 लाइन लिखे फिर कहे यार अभी लिख दूंगा, फिर लिखे 2-4 लाइन फिर कहे यार अभी लिख दूंगा। जहां पर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप डायनेमिक आप यूज करेंगे। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है, बता सकते हैं आप फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कम होगी, आई होप मैंने अभी आपको पीछे ये पॉइंट्स बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। एंड रन टाइम पर यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं किया जा, क्योंकि भाई जब आपने पहले से ही फिक्स कर दिया तो आप उसे रन टाइम में कैसे चेंज कर सकते हैं। यदि आप रन टाइम में चेंज करना चाहते हो आप किसका यूज करेंगे, डायनेमिक वर्कफ्लो का आप यूज कीजिए ना। डायनेमिक में क्या होगा, आप पहले से ही प्रेजेंट कंडीशन के बेस पे डिसाइड करेंगे, जो भी उसकी प्रेजेंट कंडीशन होगी उसके बेस पे आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे अच्छा ये प्रोसेस है, इससे कितनी टास्क लेनी है, जितनी टास्क चाहिए वहां पर वो यूज कर सकता है। चलिए बात करते हैं हम डायनेमिक की, इसकी बात करते हैं भाई डायनेमिक की। अब डायनेमिक में क्या होगा कि भाई एक्चुअल में जब भी कोई आपका जो वर्क है, जो आपका टास्क है वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होगी, हम उस समय क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट कंडीशन को चेक करेंगे। क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट कंडीशन को चेक करेंगे कि एक्चुअल में उसके लिए कितनी रिसोर्स को हमें अवेलेबल कराना है एंड जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को वो कितने टाइम तक यूज करेगा। ठीक है, हम उसकी प्रेजेंट कंडीशन के बेस पे हम करते हैं, यानी कि जो भी होगा आपकी जो टास्क होगी उसकी जॉब की जो भी प्रायोरिटी होगी, जो भी प्रायोरिटी होगी, यानी कि जो भी आपकी टास्क आ गई, अब टास्क को इसे यूज करने, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी रिसोर्स का यूज करना है यहाँ पर वो अपनी सारी की सारी रिसोर्स का क्या कर सकता है, एक्चुअल में यूज कर सकता है। कहां पर यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर हम करते हैं, इस टाइप का हम यूज करते हैं। एग्जांपल में आप वही ले सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, राउंड रॉबिन हो गया, मिन मैक्स हो गया, ठीक है, और ये मैक्स मिन हो गया, ये सब आप यहाँ पर एग्जांपल में लिख सकते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट इसी तरीके से रहता है कि आपका हाइब्रिड। अब हाइब्रिड क्या होगा, अब हाइब्रिड में क्या है कि आपने एक इस तरीके से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आपने डिजाइन के लिए, जहां पर आप कुछ टास्क को क्या रखेंगे, प्री डिफाइंड रखेंगे एंड कुछ क्या रखेंगे, आप डायनेमिक रखेंगे। तो इस टाइप की शेड्यूलिंग आप क्या कहेंगे, इस टाइप की शेड्यूलिंग क्या कहेंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि जहां पर आपकी 2 या फिर 2 से अधिक शेड्यूलिंग को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है, उससे जो आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिजाइन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में हाइब्रिड कहते हैं। यानी कि हाइब्रिड यहाँ पर जैसे आपने स्टैटिक एंड डायनेमिक, जैसे यहाँ पर आपने स्टैटिक एंड डायनेमिक क्या कर दिया, आपने दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ये आपका एक हाइब्रिड शेड्यूलिंग बन जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा क्या है, स्केलेबिलिटी, यानी कि जो टास्क एग्जीक्यूट होने के लिए उन्हें क्या है, रन टाइम में चेंज करना पड़ सकता है, तो एक्चुअल में हम इस टाइप की शेड्यूलिंग का यूज करेंगे। एंड स्केलेबिलिटी यहां पर कैसे इंक्रीज होगी, भाई आपके पास कुछ टास्क की जिनको तो आपने पहले से डिफाइन कर दिया कि भाई इसको इतना टाइम चाहिए, इतने टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन आपको पता था उस टास्क इसके अंदर ऐसी भी है, इस वर्कफ्लो के अंदर कुछ ऐसी भी है जिन्हें क्या है रन टाइम में ये अपने आप को एक्सपेंड भी करेंगी, तो आप किसका यूज करेंगे, हाइब्रिड का यूज करेंगे। यहाँ पर इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन है,
स्टैटिक का भी डायनेमिक का भी। यदि किसी भी टास्क को इंक्रीज होना यानी कि उसको ज्यादा टाइम कंज्यूम करना है तो ज्यादा टाइम कर सकते हैं वो कंज्यूम कर सकती है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो जाएगी, एंड कॉस्ट को क्या है यहाँ पर एफिशिएंटली यहाँ पर आप यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर क्या है दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हैं, यानी कि आप सारी चीजों को डायनेमिक नहीं कर रहे हैं और ना ही सारी चीजों को आप कर रहे हैं स्टैटिक कर रहे हैं, आप तो कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। यानी कि जो टास्क स्टैटिक टाइम शेड्यूलिंग की तरफ से सोल्व हो सकती है आप उसे स्टैटिक बारे में रखेंगे, और जो डायनेमिक में आप उसे डायनेमिक के अंदर आप उसे रखेंगे। एग्जाम्पल कॉस्ट बेस्ड शेड्यूलिंग और आपका क्वालिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, इस तरह के एल्गोरिथम वहां पर हम यूज कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होंगी, जहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। भाई इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को अब हम कवर कर चुके हैं, तो चलिए तो सबसे पहले मैंने आपको ओवरव्यू बताया था शेड्यूलिंग का, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी, यदि हम शेड्यूलिंग नहीं यूज करेंगे तो कौन टाइप की प्रॉब्लम्स हमें वहां पर देखने के लिए मिल सकती है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आज कराया, आज मैंने आपको डिफरेंट टाइप के शेड्यूलिंग्स के बारे में पढ़ाया। आई होप आपको तीनों चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, इसे मेनली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है हमने। कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया? टास्क बेस्ड शेड्यूलिंग, जॉब बेस्ड शेड्यूलिंग एंड वर्क फ्लो बेस्ड शेड्यूलिंग। ठीक है, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जो लास्ट वीडियो आएगी, चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, उसके अंदर बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाई इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, यानी कि आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग कौन सी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम स्टैटिक एंड डायनेमिक, किसके बारे में? स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक एंड डायनेमिक के बारे में मैं आपको वैसे यहाँ पर चीजें काफी सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम एक डिफरेंस और देख लेंगे, जिससे हमारा ये कंसेप्ट भी क्या हो जाएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा।